हेलो एवरीवन। तो आज हम बात करने वाले हैं अपने नेक्स्ट चैप्टर जो कि है आपका चैप्टर नंबर 10 18th सेंचुरी द पॉलिटिकल रिफॉर्म या फिर फॉर्मेशंस के बारे में। सिंपल सी बात है, आपको सिंपल सी एक आइडिया आ चुका होगा चैप्टर के नाम के ऊपर से कि भाई पॉलिटिकल चीज़ों के बारे में ज़्यादा इंक्लूडिंग ज़्यादा से ज़्यादा बातें करने वाले हैं। किस तरीके से एक राज्य को वीक करने के लिए किस हद तक लोग गिर जाते हैं या फिर किसी एक राज्य को प्रीशियस बनाने के लिए किस हद तक लोग एक दूसरे के भाई भाई को मारने तक डिपेंड हो जाते हैं। तो पॉलिटिक्स इस तरीके से खेली जाती थी इस टाइम पे, किस तरीके से उस टाइम पे पॉलिटिशियंस ने अपने रोल प्लेस किए थे, वो कुछ आप इस चैप्टर में देखने वाले हो। स्टार्टिंग के अंदर आपको बता देता हूँ कि 1765 से ब्रिटिशर्स ने इंडिया के नॉर्थन या फिर ईस्टर्न साइड्स को धीरे धीरे उनकी टेरिटरीज के ऊपर कब्जा करना शुरू कर दिया था। बट ऐसा कब्जा नहीं किया था कि हम लोग राज कर रहे हैं। उन लोगों का मेन मकसद क्या था कि भाई हम लोग कहीं पर लाइमलाइट पे नहीं आएंगे, आप रूलर करो, आप ही राजा हो, आप सब कुछ कर रहे हो। बट जो राजा था वो कहीं ना कहीं पपेट के रूप में था कि वो डिसीजन एक भी ले नहीं पा रहा था। उसको बोला जाता था ना कि भाई जाके बिस्कुट का पैकेट लेके आ, तो राजा बिस्कुट का पैकेट मंगवाएगा, सबके सामने सब कुछ करेगा, बट वो ये बोलेगा कि मैं आपको इसका बिस्किट का पैकेट मैं आपको 2 दिन के बाद दूंगा। वो 2 दिन तक ब्रिटिश से डिस्कस करेगा कि मुझे बिस्किट मंगवाने चाहिए या नहीं मंगवाने चाहिए। तो इनडायरेक्टली ये वो सिचुएशन उस टाइम पे थी। समझ रहे हो, ये एक एग्जाम्पल था। ये मत समझना कि बिस्कुट मंगवाते थे, ये एक एग्जाम्पल था कि ब्रिटिश लोगों के आसपास में बहुत चीज़ें उन लोगों ने इस तरीके से मैनिपुलेट कर दी थी राजाओं को। इस तरीके से उन्होंने अपने पैसों में, अपने उन चीज़ों में ऐसा इन्फ्लुएंस कर लिया था कि राजाओं को उनके अलावा कुछ दिख ही नहीं रहा था। एक और चीज़ होती है कि औरंगज़ेब के मरने के बाद मुग़ल एम्पायर जो था वो पूरा का पूरा कोलैप्स कर गया था। बहुत ही कम समय के अंदर बड़े बड़े राजाओं ने अपने आप को इंडिपेंडेंट साबित कर दिया था। ठीक है, इस तरीके से हुआ कि पूरे के पूरे राज्य विथिन उनकी डेथ के आसपास के टाइम से ही खुद को डिक्लेयर कर दिया था कि वी आर नाउ इंडिपेंडेंस, वी आर नाउ इंडिपेंडेंस, हमारे पास कोई राजा नहीं है। राइट, ऐसे कौन कौन से थे? तो लाइक द हैदराबाद, अवध, बंगाल, जो वो लोग थे, इन लोगों ने क्या किया था, इन लोगों ने अपने अपने स्टेट्स को डिक्लेयर कर दिया कि वी आर इंडिपेंडेंस। और इनके ऊपर कहीं ना कहीं कंट्रोल था ना वो सिख और मराठास का था, जिनका एक कारण था कि उन्होंने जाके सीधा ही बोल दिया कि भाई तुम लोग इंडिपेंडेंट हो जाओ, अब हमें किसी के से डरने की ज़रूरत नहीं है, हमारे पास अब फुल पावर्स और फुल अथॉरिटीज़ है, क्योंकि ऊपर से हमारे जो मेन चीज़ थी वो बहुत ज़्यादा कमज़ोर हो चुकी है। राइट, तो कहीं ना कहीं उनके पास बहुत ज़्यादा पॉलिटिकल रिफॉर्म्स यहाँ पे चेंज होना शुरू हुए थे। आगे बात करते हैं द क्राइसिस ऑफ द एम्पायर्स एंड द लेटर द मुगल्स। तो सिंपल सी बात है, आपको एक चीज़ याद रखनी पड़ेगी कि औरंगज़ेब था, उसके पास मिलिट्री बहुत बड़ी थी, उसके पास हर एक चीज़ का ज्ञान था, पर उसकी जो उसके रीजन पॉलिसीज़ थी, उसके पास जो फाइनेंशियल पॉलिसीज़ थी, उसके पावर उसके ऊपर मतलब उसका कोई कंट्रोल्स नहीं था। उसका एडमिन स्टाफ उसके अगेंस्ट में हमेशा रहता था। क्यों? क्योंकि वो हर एक चीज़ का हिसाब मांगने वाला इंसान था और एडमिन स्टाफ के पास उसका एक भी चीज़ का हिसाब इतना प्रॉपरली टाइम पे मैनेजेबल नहीं था। तो कहीं ना कहीं उसका एडमिन स्टाफ हमेशा चेंज होता रहता था। दूसरी चीज़, ये जो आपके महासूबेदार थे या जो गवर्नर्स थे जो उसने अपॉइंट किए थे, वो भी कहीं ना कहीं उसके अगेंस्ट वाले थे। राइट, मोस्ट ऑफली होता क्या है कि आप अपने किसी जान पहचान या फिर विश्वासी इंसानों को इतनी बड़ी जागीर देते हो कि जाके इस जगह पे रहो और इस जगह पे कंट्रोल रखो, बट आप रहोगे मेरे अंडर। और वो हमेशा ऐसे इंसान को अपॉइंट करता था कि जो उससे ज़्यादा लोकप्रिय था या उससे ज़्यादा उस एरिया के अंदर उसका वर्चस्व था। तो ऐसे लोगों को जब वो अपॉइंट करता था तो इंडिया उसको पता था कि कभी ना कभी तो ये अगेंस्ट में होने वाले थे। बट वो लोग अगेंस्ट या फिर उसके विद्रोह इसलिए नहीं करते थे क्योंकि औरंगज़ेब के पास मेन मिलिट्री औरंगज़ेब के साथ खड़ी थी। समझ रहे हो आप लोग कि अगर किसी भी इंसान को अपॉइंट करता था तो उसको अगर वहाँ पे चाहिए होंगे 100 सैनिक, तो उसको वहाँ पे वो सिर्फ 10 सैनिक देगा। क्यों? उसको पता है कि अगर मैं उसको 100 सैनिक दूंगा तो आगे जाके वो इन फ्यूचर वो विद्रोह करेगा और मेरे मुगल साम्राज्य में से आधा हिस्सा है जो कुछ भी वो हिस्से में कंट्रोल कर रहा है, जहाँ पर राज कर रहा है, वो ऑटोमेटिकली उसके पास से निकल जाएगा। इसलिए वो उसको ज़्यादा डिस्कस नहीं करता था। दूसरी बात थी कि नादिर शाह वॉज इन्वेंशन, उसने नादिर शाह ने 1739 के अंदर सबसे पहले आक्रमण शुरू कर दिया था। उसके बाद अफगान रूलर था अहमद शाह अब्दाली, उसने 1748 से 1761 के बीच में इतना इस हद तक उसने आक्रमण किए कि पूरा का पूरा मुगल एम्पायर्स को पूरा वीक फील करवा दिया। और ऐसे हमले कि भाई एक के बाद एक इस तरीके से हमले। उसके बाद जब उन लोगों ने वहाँ पे कब्जा करना धीरे धीरे शुरू कर दिया था तो ईरान और तुर्किश
ये दो कौम ऐसी थी जो वहाँ पे मोस्ट ऑफली लॉन्ग टाइम तक उन लोगों ने राज किया जब मुगल एम्प्रेस निकलने वाले थे। निकल तो नहीं गए क्योंकि उनको पता था कि भाई लोग, यहाँ के लोकल लोगों ने मुगल्स को बहुत ज़्यादा पसंद किया हुआ है। तो उनको पता था कि अगर हम लोग निकले या फिर हमने इनको मारा तो जनता हमारे अगेंस्ट करेगी, और जनता अगर हमारे अगेंस्ट होगी तो सिंपल सी बात है, हम लोगों को ट्रेड करना है, फिर इंपोर्ट एक्सपोर्ट करना है, हम लोग कुछ कर नहीं पाएंगे। तो इन लोगों ने मुगल्स को रखा ऐसे पपेट्स के रूप में, और यही जो मेन थे ईरानियंस और तुरंस, यही जो मेन दो पावरफुल ग्रुप थे, इन्होंने पूरे के पूरे मुगल एम्प्रेस को एक कठपुतली की तरह बहुत लंबे टाइम तक चलाया था। क्लियर? आगे बात करते हैं द इमर्जेंसिंग ऑफ द न्यू स्टेट्स। अब न्यू स्टेट्स धीरे धीरे डिक्लेयर होने शुरू हुए। डिक्लेयर मतलब लोगों ने खुद को ओवरलैपिंग करके अलग अलग ग्रुप्स को बना के खुद को अलग कर दिया। जैसे अवध बन गया, बंगाल बन गया, हैदराबाद खुद का एक इंडिपेंडेंट स्टेट बन गया। फिर आपका कह लो कि वतन जहांगीर जो राजपूता का पूरा शहर था वो बन चुके थे। कुछ जो आपके राजपूत राजा थे उन लोगों ने खुद के जो जितने भी छोटे बड़े बड़े ग्रुप थे उन सबको डिवाइड करके उनका खुद का अलग राज्य बना दिया। मराठा, सिख, जाट्स अपने अपने हिस्से में जाके अपने अपने राज्यों को इंडिपेंडेंटली चलाना शुरू कर दिए थे उन लोगों ने। तो इस तरीके से न्यू अथॉरिटीज़ को उन लोगों ने फेस किया कि जब उनको लगा कि जब उनके ऊपर कोई रूल आउट करने वाला इंसान नहीं है तो वो भी अपने आप से ज़िंदगी जी सकते हैं। आगे बात करते हैं ओल्ड मुगल प्रोविंसेस। तो सिंपल सी बात है कि पहले जो आपका अवध, बंगाल और हैदराबाद वाला पार्टीज थे, इसके अंदर हुआ यह कि भाई जो पुराने शासक थे उन्होंने अब अपनी जहांगीर को धीरे धीरे छोड़ना शुरू कर दिया था। जैसे कि सबसे पहली बात अगर आपको याद हो या ना भी हो तो मैं आपको एक सिंपल सी भाषा में बता देता हूँ कि जो हैदराबाद था ना, उसकी स्थापना वो थी निज़ाम उल मुल्क ने और की थी। निज़ाम उल मुल्क आसफ ने, ठीक है, आसफ जहाँ ने की थी। अवध की आपकी स्थापना की थी आपकी बुरहान उल मुल्क ने की थी। शाहाबदत खान, इनडायरेक्टली अगर आपको कहीं पे पूरा नाम याद ना रहे ना तो शाहाबदत खान, उसने 1722 के अंदर उसने अवध की स्थापना की थी। और बंगाल की स्थापना आपकी किसने की थी तो मुर्शिद कुल खान ने या फिर मुर्शिद कुली खान ने आपकी इसकी स्थापना की थी। हो सकता है कि मैं इनकी प्रोनाउंसिएशन गलत बोल रहा हूँ, बट मैंने इनको ऐसे हाईलाइट किया हुआ है ना कि आपको अलग से आइडेंटिटी आपको दिख जाएंगी। फिर आपका आता है वतन जहांगीर ऑफ द राजपूत, ठीक है। ये एक ऐसा पॉइंट है जहाँ पे आपको ये समझना पड़ेगा कि भाई लोग राजपूतों के से अलग कंसिडर कैसे की गए। मतलब अब होता ये था कि भाई एक ऐसी कम्युनिटीज़ वहाँ पे डेवलप होना शुरू हुई थी कि जो दो तरीके से काम करती थी। एक थी जो मराठास को कुछ ज़्यादा ही सपोर्टिव में थी, एक थी जो राजपूतों के कुछ ज़्यादा सपोर्टिव में थी, और एक ऐसी थे जो दोनों के कंबाइंस थे और दोनों के ऑटोनॉमी होके अपनी जहांगीर को चला रहे थे। तो जो ये लोग थे ना, इनको हमने वतन जहांगीर के रूप में अपनाया था। ये आपके अम्बेर और जोधपुर वाले हिस्से के अंदर मुगल के साथ रहते थे या फिर सर्व करते थे मुगल्स को, और इन्होंने अपने आप को वहाँ से अलग कंसिडर करके वतन जहांगीर के रूप में अलग स्थापित कर दिया। और 14th सेंचुरी तक या फिर 1740s तक उन्हें रिस्ट्रिक्शन कर दिया कि राजपूत अलग से ग्रो करेंगे और मराठास अलग से ग्रो करेंगे। आगे बात करते हैं सीजिंग इंडिपेंडेंस। अब होता ये है कि भाई धीरे धीरे जब लोग ग्रो होते तो उनके खुद के भी कुछ ना कुछ जो ऐसे राजा रजवाड़े थे जो बहुत पावरफुल थे। जैसे सिख के अंदर थे गुरु गोबिंद सिंह, जो आपका खलीसा फिर खालसा से बहुत ज़्यादा इंस्पायर थे। वो बहुत ज़्यादा पावरफुल राजा थे। क्यों? महाराजा रंजीत सिंह रीयूनाइटेड द सिख एंड ऑल द पावरफुल ग्रुप्स एंड एस्टैब्लिश लाहौर एज ए कैपिटल इन 1799। महाराजा रंजीत सिंह ने पूरा का पूरा एक खेल किया था कि उन्होंने खुद को एक राजा घोषित किया, और राजा घोषित करने के बावजूद किसी ने उसका अगेंस्ट नहीं किया। उल्टा जितने भी मोस्ट पावरफुल ग्रुप्स है उनको एक साथ लाके लाहौर को अपने ऐसे कैपिटल रूप में स्थापित भी कर दिया उन्होंने, और किसी को कानो कान खबर भी नहीं पड़ी थी। ठीक है, आगे बात करते हैं मराठास के बारे में। तो मराठास में सबसे अच्छा कह लो कि सबसे रोज़ पूरा का पूरा मतलब कह सकते हैं ना कि सुबह उठो हो तो आपको रोज़ की सुगंध सुनाई देती थी। वो कहते हैं ना कि एक सुवर्ण युग था। तो सुवर्ण युग जो था ना मराठास का, वो शिवाजी के टाइम पे था। शिवाजी के डेथ के बाद हुआ पेशवा बाजीराव, क्या मतलब पेशवा। तो उन पेशवा का पूरा पेशवा बहुत लंबे टाइम शासन किया। दूसरी चीज़ कि मराठास को इतना प्रिविलेज या फिर इतना पावरफुल बनने का उनका मेन रीज़न ये था कि उनके पास रेवेन्यू एज ए टैक्स के रूप में पैसा बहुत ज़्यादा आ रहा था। इतना पैसा आ रहा था कि वो उन चीज़ों को अलग अलग चीज़ों में बहुत ज़्यादा
अच्छे से मैनेज के रूप में यूज़ कर रहे थे। जो आपका लास्ट है वो है आपका जाट्स। अब आपका जो जाट्स लोग थे उनका एक लीडर था चुरमांस करके, ठीक है, चूरामांस करके, या फिर मैं इनका अगर नाम सही प्रोनाउंस कर रहा हूँ तो चुरमांस एक लीडर थे जो आपके जाट कम्युनिटी से बिलोंग करते थे, और ये दिल्ली के आसपास के एरिया में बहुत पावरफुल थे, ठीक है। इन्होंने वहाँ पे ऊपर एक डिग पैलेस भी बनाया हुआ था जो कि बहुत अच्छा एक रिप्रेजेंटेटिव था कि भाई हम लोग यहाँ पे जाट्स हैं और हमारी ये कम्युनिटी है और हम लोग इतने पावरफुल हैं, राइट। ये आज भी वहाँ पे एग्जिस्ट करता है। कभी अगर आप गूगल पे जाके सर्च करो ना कि डिग या फिर DIG डिग पैलेस, ठीक है, तो आपको मिल जाएगा कि बहुत अच्छा चीज़ है, ठीक है। तो ये आपका एक कॉमन सा एक सिंपल सा चैप्टर था। बाकी आपको ये रीड आउट करना पड़ेगा डिटेल्स में। इनको डिटेल में रीड आउट करने के बाद आपको ये डेट्स भी याद रखनी पड़ेंगी। तो आज के लेक्चर में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। बाय बाय, टेक केयर।